नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। टीवी के पॉलिटिकल प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत। 2 दिन पहले पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मुद्दा देश में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी पर ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से जानलेवा हमला कराने की साजिश थी। सुरक्षा में चूक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों जांच टीमों को जांच न करने के लिए कहा गया। संजोग नहीं, एक साजिश था, प्रधानमंत्री के हत्या की साजिश। कि पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देख के तो अच्छा लगता उनको। 5 जनवरी को जिस जगह पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी का काफिला ऐसे रुका था, आज वहां केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाड़ियों के सायरन गूंजे और अफसरों की टीम मौके पर पहुंची। तीन सदस्यीय टीम ने यहां हालात देखे, देखा फ्लाईओवर पर किस तरह के हालात होंगे, जानने की कोशिश की प्रदर्शनकारी और पीएम मोदी की कार के बीच दूरी कितनी थी, ये भी जाना कि यहां घटना के आसपास कौन से गांव हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय की टीम ने पंजाब पुलिस के अफसरों से सवाल जवाब भी किए। घटना स्थल पर गृह मंत्रालय की टीम जांच कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दे दिया। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो कोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार और केंद्र की जांच कमेटी के काम पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट खुद नई टीम बना सकता है। इस मामले को लेकर जितना भी राजनीतिक वाद विवाद हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का मकसद स्पष्ट था। कोर्ट का यह मानना था कि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है, इस पे केंद्र और राज्य के बीच खींचतान जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए और भविष्य के लिए दिशा निर्देश तय किए जाने चाहिए। यही वजह है कि कोर्ट ने मामले की जांच के लिए अपनी तरफ से कमेटी के गठन का संकेत दिया है। इस सब के बीच मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बड़ा बयान दे दिया। पहले ट्विटर पर कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि पीएम की हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से हो सकती थी। संवेदनहीन हो जाए राज्य की सरकार और ये संजोग कहे, ये संजोग नहीं, एक साजिश था, प्रधानमंत्री के हत्या की साजिश। और मैं समझता हूं देश ने देखा है सारे वीडियो रिकॉर्डिंग। आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं है ते गंद पाउण आए, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आरोपों के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि पीएम के काफिले के नजदीक पहुंचने वाले बीजेपी कार्यकर्ता थे। वीडियो में बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। जो फिरोजपुर में पीएम मोदी जा रहे थे और रास्ते में जहां उन्होंने बहाना बनाया कि मेरी सिक्योरिटी को खतरा था, वायरल वीडियो में बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि वहां बीजेपी के समर्थक हैं और मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कि बीजेपी और पीएम मोदी लगातार झूठ बोल रहे हैं और अपनी सुरक्षा को खतरा बताकर एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पंजाब के खिलाफ और किसानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर मामले पर सबसे ज्यादा आलोचना झेल रहे कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की जांच कमेटी ने आज केंद्र को रिपोर्ट सौंप दी। जैसा माना जा रहा था वही हुआ। पंजाब सरकार ने सुरक्षा में चूक से पल्ला झाड़ा, कहा केंद्रीय एजेंसियों को पहले ही सब बता दिया था।
हालांकि पंजाब में कांग्रेस के एक और चेहरे मनीष तिवारी के सुर कुछ और हैं। कोई कोताही हुई है, कोई अनगहली हुई है, किसी तरह का लैप्स हुआ है, एक सिटिंग जज हाईकोर्ट द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली से निपुण सहगल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर सिर्फ नेताओं के बयान नहीं आ रहे, बल्कि आम लोग भी अपनी राय इस मुद्दे पर सामने रखना चाहते हैं और इसीलिए एबीपी न्यूज के सी वोटर ने इस पर एक सर्वे करवाया है। हमने लोगों से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक साजिश है या फिर सियासत। तो ये जवाब बहुत दिलचस्प है। साजिश कहने वाले 55% लोग हैं, सियासत कहने वाले 44% लोग हैं, साजिश और सियासत दोनों कहने वाले 1% लोग हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको साजिश मानने वाले लोग 55% हैं, यानी ज्यादा हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सियासत की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं और इसके लिए बीजेपी की ओर से तैयारी भी की जा रही है। बड़ी खबर इस समय की यह है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। अयोध्या से योगी के चुनाव लड़ने पर राय ली जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से योगी के चुनाव लड़ने पर यह राय ली जा रही है। पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं से योगी पर राय मांग रहा है। बोलो बोलो बाबा योगी आदित्यनाथ की। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं। क्या भगवान राम की जन्म धरती अयोध्या बनने वाली है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्म धरती? बोलो राजा रामचंद्र की। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। राजनीतिक गलियारों में जो खबर इन दिनों चर्चा में है वो ये कि योगी अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। 1 जनवरी को पत्रकारों से हुई मुलाकात के दौरान योगी ने चुनाव लड़ने की बात कही थी और सीट का फैसला नेतृत्व पे छोड़ा था। लेकिन जिस तरह से अयोध्या को लेकर उनकी सक्रियता दिखती है उससे संकेत मिलते हैं कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। पिछले दिनों एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया था उसमें ज्यादातर लोगों की राय भी यही थी। सवाल था कि योगी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। अयोध्या कहने वालों की संख्या 37% थी, जबकि मथुरा 22% लोगों की पसंद थी। दोनों नहीं कहने वाले 21% थे। अयोध्या के साधु संत भी चाहते हैं कि योगी वहीं से चुनाव लड़ें। इसके पहले जितने भी मुख्यमंत्री हुए वो सब लोगों ने अयोध्या को जो है उपेक्षित रखा है। योगी जी के आने के बाद ही अयोध्या का विकास शुरू हुआ है। तमाम योजनाएं जो आई हैं योगी जी के आने के बाद आई हैं। योगी जी अयोध्या से लड़ें, ये हम सभी साधु संतों की पहले से डिमांड रही है। योगी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो फिर पूरे प्रदेश में विकास और हिंदुत्व के नाम पर वोटरों को बीजेपी के पक्ष में गोलबंद कर सकते हैं। शायद इस सोच पर लंबे समय से काम भी हो रहा है। एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम ने जो आंकड़े निकाले हैं उसके मुताबिक सीएम बनने के बाद करीब 36 बार योगी अयोध्या जा चुके हैं। पिछले साल ही योगी 10 बार अयोध्या के दौरे पर गए थे। पिछले साल 5 बार धार्मिक और 5 बार विकास के कार्यक्रम में शामिल हुए। अयोध्या की दिवाली हो या फिर आज की तरह टैबलेट, स्मार्टफोन बांटने का काम, योगी धर्म और कर्म को साथ लेकर यूपी की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या से संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। श्री राम। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। बीजेपी योगी के चेहरे पर तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चेहरे पर मैदान में दम भर रही है, लेकिन क्या बीजेपी में कोई और भी चेहरा है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है? हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है, मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं इनके लिए काम करेंगे। मंच से ए.के. शर्मा को मुख्यमंत्री देखने की इच्छा का इजहार कर रहे ये बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर हैं। बगल में ए.के. शर्मा हाथ जोड़कर खड़े हैं। आखिर ये ए.के. शर्मा है कौन, जिन्हें अचानक यूपी में मुख्यमंत्री देखने की इच्छा बीजेपी के मन से हो रही है? दरअसल ये तस्वीरें
4 जनवरी की है। मऊ में एक कार्यक्रम के दौरान घोसी से बीजेपी सांसद रहे हरिनारायण राजभर ने मंच से कहा कि वो ए.के. शर्मा को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है, मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं इनके लिए काम करेंगे। हरिनारायण राजभर के इस ऐलान पर ए.के. शर्मा कुछ नहीं बोलते हैं। जिन ए.के. शर्मा का नाम मुख्यमंत्री के लिए चुनाव से पहले ही उछाला गया है, अब उनके बारे में भी जान लीजिए। पीएम मोदी के बेहद करीब माने जाते हैं ए.के. शर्मा। मोदी के साथ 20 साल तक काम किया। फिलहाल यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। विधान परिषद के सदस्य शर्मा 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। जनवरी 2021 में इस्तीफा देकर राजनीति में आए ए.के. शर्मा मूल रूप से यूपी के मऊ जिले के रहने वाले हैं। ए.के. शर्मा को लेकर समाजवादी पार्टी ने हमले भी शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जब बीजेपी की सरकार ही नहीं आने वाली तो मुख्यमंत्री कहां से बनाएंगे। केंद्र की बीजेपी और राज्य की बीजेपी का झगड़ा साफ देखने को मिल रहा है। तभी तो योगी जी कभी मथुरा से टिकट मांगते हैं, कभी अयोध्या से टिकट मांगते हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि केंद्र की बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ाएगी ही नहीं, उनको विधानसभा का टिकट ही नहीं देगी। तभी तो शर्मा जी का नाम बार बार उछाला जाता है। ए.के. शर्मा को लेकर बीजेपी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। और चलिए इसी खबर से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आ रहा है, वो आपको बता देते हैं। बीजेपी उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर अपने बयान से पलट गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, योगी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। कि मैंने भाजपा के लिए काम करने की बात कह रहा हूं। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो प्रधानमंत्री जाने, हम ही काहे लिए कहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी नहीं होंगे, शर्मा होंगे। योगी जी के नाम पर यह चुनाव होने जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि योगी जी मुख्यमंत्री होंगे, और योगी जी एक कुशल प्रशासक हैं, एक यानी विकास पुरुष हैं। जहां मुस्लिम धर्म संसद के नाम पर कोरोना से बचाव के नियमों का खूब मजाक उड़ाया गया। प्रशासन ने 300 लोगों की मंजूरी दी थी इस धर्म संसद के लिए, लेकिन मुस्लिम धर्म संसद में जुट गए करीब 20,000 लोग। सोचिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। यहाँ इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोरोना से बचने की चेतावनियों का खुलकर मजाक उड़ाया जा रहा हो। देश में हर रोज 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं और यहाँ हजारों की भीड़ जुटी है। मास्क किसी के चेहरे पर नहीं, सामाजिक दूरी की तो बात यहाँ करना ही मजाक लग रहा है। कोरोना के खतरे को बढ़ाती ये तस्वीरें आई हैं यूपी के बरेली से। यहाँ आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम धर्म संसद बुलाई थी। प्रशासन से 300 लोगों की मंजूरी थी, लेकिन जुटा लिए 20,000 लोग। और जरा सुनिए तौकीर रजा से मुस्लिम धर्म संसद को बुलाने की बेतुकी दलील। ऐलान किया था कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करेंगे। हमने कहा कि तुम्हें मुसलमानों को ढूंढने नहीं जाना है, हम एक मैदान में जमा कर देते हैं, जहां आके हमारे भाइयों को कत्ल कर लो। तो 20,000 मैंने आज दिए हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद हुई थी, जहां मुसलमानों के खिलाफ मुट्ठी भर लोगों ने जहरीले बयान दिए थे। उसके जवाब में बरेली में मुस्लिम धर्म संसद बुलाई गई। वैसे विरोध जताने का अधिकार है, लेकिन ये तरीका सही नहीं। कोरोना के खतरे के बीच ऐसा कदम आम लोगों की जान को खतरा ही बढ़ाता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में जमकर बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ, औली में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल पर तो 3 इंच की बर्फबारी से रास्ता बंद हो गया है। तो 6 तस्वीरें आपके सामने। तो ये तो रहा पहाड़ों पर बर्फबारी का हाल।
हमने आपको दिखाई है 6 तस्वीरें। अब आपके शहर में मौसम और प्रदूषण का क्या हाल रहेगा, ये जानना भी बेहद जरूरी है, वो भी जानिए आप। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तीसरी लहर का ये वो आंकड़ा है जिसने कोरोना की पहली और दूसरी लहर के तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। इस आंकड़े ने बता दिया है कि इस बार संक्रमण की सुनामी आई है और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन ले चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। मतलब साफ है कि सावधानी ही संक्रमण से बचने का अंतिम हथियार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 27 राज्यों में ओमिक्रॉन का संक्रमण फैलने के बावजूद मुख्यमंत्री ही उस राज्य के सावधान नहीं दिखाई दे रहे हैं। राज्य के मुखिया जनता के सामने लापरवाही की गवाही बनकर खड़े हुए हैं और इसीलिए हम आज कह रहे हैं कि संभलिए सीएम साहब, ये संक्रमण की सुनामी है। सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सतर्कता और सावधानी रखते हुए हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। प्लीज 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 हम चाहते हैं कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, जो नीति के अंदर है वो डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं। कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ कोरोना ਆਉਣ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ कोरोना ਦੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ। माननीय, अब अगर आप ही लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे तो हिंदुस्तान कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग कैसे लड़ेगा? आप मुख्यमंत्री हैं, यानी अपने राज्य के मुखिया। आप जो कहते हैं उसे जनता सुनती है और मानती भी है। लेकिन संक्रमण की इस सुनामी में बिना मास्क वाली मौजूदगी से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम की हैं, जहां वो 2000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन्स बांटने के लिए पहुंचे थे। लेकिन कार्यक्रम की तस्वीरें देखकर लग रहा था कि स्मार्टफोन का तो पता नहीं, कोरोना संक्रमण बांटने का पूरा इंतजाम है। और सभी को पता है कि कोरोना से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने अपने चेहरों पर मास्क लगा रखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी मास्क से परहेज कर रहे हैं। तो 2 गज दूरी है ज़रूरी कोरोना से बचने के लिए, यह भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, चाहे बाईं तरफ की तस्वीरें देख लें या इस तरफ की देख लें, बेहद सटे बैठे हैं। उनको सोशल डिस्टेंसिंग का गैप दे करके बिठाना चाहिए था, लेकिन आयोजकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मंच पर भी योगी आदित्यनाथ समेत तमाम माननीयों के चेहरों पर मास्क मौजूद नहीं है। वाराणसी से आयोजित कार्यक्रम में भी योगी ने मास्क लगाने की जहमत नहीं उठाई थी। मतलब खुद नियम का पालन नहीं करेंगे, लेकिन जनता को नियम मानने की नसीहत देना भी नहीं भूलेंगे। थर्ड वेव, जिसे विशेषज्ञ थर्ड वेव के रूप में कह रहे हैं, ओमिक्रॉन जो नया कोविड का वेरिएंट आया है वह बहुत खतरनाक नहीं है। तीव्र संक्रमण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का है, एक वायरल फीवर जैसा है। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सतर्कता और सावधानी रखते हुए हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। चलिए यूपी के बाद जरा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। तस्वीरें हरियाणा के राजभवन की हैं। 67 साल के सीएम खट्टर कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्यपाल को मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। लेकिन देखिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्री खट्टर की इस तस्वीर में 10 माननीय मौजूद है, लेकिन 10 में से 6 के चेहरों पर से मास्क नदारद है। और ये कोई इकलौती घटना नहीं है। सीएम खट्टर सरकारी कार्यक्रम के दौरान भी मास्क लगाने से परहेज करते देखे गए हैं। योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर दोनों से सवाल है, क्या आपको राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर नहीं मिली? क्या आपको दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कोरोना संक्रमित होने की खबर नहीं मिली है? पूरे देश को खबर है तो आपको भी जरूर होगी। सीएम केजरीवाल के कोरोना पॉजिटिव होने से ठीक पहले चंडीगढ़ में उनकी इस विजय यात्रा की तस्वीरें सामने आई थी।
नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत का जश्न मना रहे थे केजरीवाल और रथ पर खचाखच भीड़ के बावजूद मास्क का नामो निशान तक नहीं था। वो बात अलग है कि केजरीवाल जब दिल्ली में होते हैं तो सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल की ही बात करते हैं। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं, पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है, दूसरा आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। लेकिन दिल्ली से बाहर पैर रखते ही वो कोरोना को भी भूल जाते हैं और नियमों को भी। देश के तमाम राज्यों के वो मुख्यमंत्री जो कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल है, क्या आप किस तरफ खड़ा होना चाहते हैं? संक्रमण से बचकर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, सरकार चलाना चाहते हैं, या फिर लापरवाही की मिसाल पेश करते हुए संक्रमण का शिकार होकर आइसोलेशन में चले जाना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। क्योंकि नियम तोड़ने वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट बहुत लंबी है। ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, भीड़ में हैं लेकिन चेहरे पर मास्क नहीं है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मास्क न लगाने की लापरवाही सिर्फ बीजेपी राज्य वाले मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि अगली तस्वीर इस सोच को गलत साबित कर देगी। नाम चरणजीत सिंह चन्नी, पद मुख्यमंत्री, जिम्मेदारी पूरे पंजाब की, लेकिन काम नियमों के उल्लंघन का। नतीजा पंजाब को कोरोना के मुंह में धकेलने जैसा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के चारों तरफ भीड़ का घेरा है, पैर रखने तक की जगह नहीं है और इस खचाखच भीड़ में किसी के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। तस्वीरें देखकर लगता है मानो सीएम चन्नी के लिए कोरोना का कोई वजूद ही नहीं है। मंगलवार शाम को 4 बजे ये तस्वीरें कपूरथला की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से आई थीं। यहाँ रोजगार गारंटी योजना 2022 की शुरुआत करने के लिए चन्नी मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी दिन यानी मंगलवार की सुबह चन्नी सरकार ने कोरोना की वजह से सभी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने का आदेश जारी किया था। लेकिन 5 घंटे बाद वो लवली यूनिवर्सिटी में भांगड़ा करते नजर आए थे। अभी वही रोना, खुद मास्क नहीं पहनेंगे लेकिन माइक आगे करो तो नियमों का हवाला देना शुरू कर देंगे। लेकिन पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ कोरोना ਆਉਣ ਦੇ ਖਾਸੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ कोरोना ਤੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ। आप ऐसे माहौल में भंगड़ा कर रहे हैं जब आप ही के पंजाब में अमृतसर एयरपोर्ट पर 2 दिन के भीतर 300 से ज्यादा लोग जो रोम से आए हैं पॉजिटिव मिले हैं। देश के तमाम मुख्यमंत्री ऐसे दौर में लापरवाही की मिसाल बने हुए हैं। जब सिर्फ 7 दिन के अंदर 3,87,582 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 43 दिनों में कोरोना के जितने मामले आए थे उतने सिर्फ 7 दिन के अंदर आए हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये दौर संक्रमण की सुनामी का है। एक दिन में आने वाले कोरोना मामलों का रिकॉर्ड भी तीसरी लहर में टूट गया है। 6 जनवरी को मुंबई में एक दिन के अंदर 20,181 केस दर्ज हुए, जबकि अभी तक मुंबई में सबसे ज्यादा 15,166 मामले सामने आए थे। मुंबई में तो हालात इतने खराब हैं कि वहां 24 घंटे के अंदर 93 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो चुके हैं। 400 पुलिसकर्मी अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। और सबसे बड़ी चिंता ये कि अभी तक तो सिर्फ केस बढ़ने शुरू हुए हैं। पीक कब आएगा और कहां तक जाएगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय राय कह रहे हैं कि फरवरी के महीने में तीसरी लहर का पीक आ सकता है। दिल्ली में देखा जाए तो इन्फेक्शन रेट ज्यादा था, काफी ज्यादा था, मुंबई में था, तो यहाँ पे पीक जल्दी आना चाहिए। और वह जो है इस महीने के अंत तक प्लस माइनस 10 डेज 15 डेज हो सकता है, या मिड फरवरी तक आ जाना चाहिए कम्प्लीटली। मेजर सिटीज में, रूरल एरिया में थोड़ा सा इन्फेक्शन स्लो प्रोग्रेस होता है, तो उसको देखते हुए लगता है इसकी संभावना सबसे ज्यादा की जा सकती है कि वह फरवरी मिड से लेके फरवरी लास्ट तक
वहाँ भी पीक आ जाना चाहिए। बट अलग अलग स्टेट में अलग अलग आएगा। हिंदुस्तान का पीक जो है वो फरवरी के आसपास आना चाहिए। मतलब पूरे 1 महीने अभी बेहद मुश्किल हैं। IIT सूत्रा मॉडल की ताजा रिसर्च के मुताबिक भारत में तीसरी लहर का पीक जनवरी के आखिरी हफ्ते या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में होगा। 7 दिन के औसत के हिसाब से हर रोज 4 लाख से 8 लाख मामले सामने आएंगे। पीक के वक्त अस्पताल में 1.5 लाख बेड्स की जरूरत होगी। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ेंगे, लेकिन हमारे नेता न तो समझते हैं और न ही संभलते हैं। आज सरकार ये भी नहीं कह रही कि कोरोना के समय कितने लोगों की जान गई। आज सरकार इस बात का भी नहीं स्वीकार कर रही। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का गोंडा में कार्यक्रम था। तस्वीरों में आपको अखिलेश यादव पूरे दल बल के साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अखिलेश यादव पहुंचे हैं। पूर्व विधायक यहां पर रहे, बड़े नेता रहे पंडित सिंह, उनका कार्यक्रम है और देखिए मंच पर मौजूद है। लेकिन जो सबसे चुनौतीपूर्ण बात है वो है इस पूरे कोविड के बीच मंच में तमाम नेताओं की मौजूदगी और मास्क नदारद। तमाम नेता जो यहाँ पर हैं उनके मास्क नदारद हैं। बड़े नेता है रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के, वो मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये स्थिति केवल मंच पर नहीं है, मंच के आसपास आप समर्थकों को देखेंगे, दूसरे लोगों को देखेंगे, भीड़ देखेंगे, कार्यकर्ताओं को देखेंगे। मास्क बिल्कुल नदारद और भीड़ ऐसी कि जो कोविड में डराए। अब सुनिए अखिलेश यादव मंच पर थे क्यों। अखिलेश समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। पंडित सिंह वो नेता थे जिनका दूसरी लहर में कोरोना से निधन हो गया था। बावजूद इसके न तो अखिलेश और न ही उनकी पार्टी ने कोई सबक लिया। अखिलेश यादव ने 9 जनवरी को होने वाली अपनी चुनावी रैली तो रद्द कर दी, लेकिन देखिए जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे हैं वहाँ क्या हो रहा है। खड़े हो जाएंगे, आ जाते, खड़े हो जाएंगे, आ जाते, आ जाने दो भाई, आ जाओ। अखिलेश यादव ने खुद तो मास्क नहीं लगाया है, ऊपर से मंच पर तमाम लोगों को जमा कर दिया और जो लोग आए हैं उनके चेहरों पर भी मास्क मौजूद नहीं। खड़े हो जाएंगे, आ जाते, खड़े हो जाएंगे, आ जाते, आ जाने दो भाई, आ जाओ। खुद नियमों का उल्लंघन करते हैं लेकिन जनता को नसीहत देना कभी नहीं भूलते। लेकिन जिस तरह की बीमारी है पता नहीं कब किसके साथ आ जाएगी। कभी कभी लगता है ये बीमारी है और कभी कभी लगता है कि पता नहीं बीमारी किस रूप में है। और फिर एक माहौल बनाया कि बीमारी आ गई है। अगर ये बीमारी आ गई तो हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनों को खोया है। नेताओं को अपना ये दोहरा रवैया छोड़ना होगा। अगर वो वाकई जनता की भलाई चाहते हैं तो पहले खुद नियमों को मानना होगा। हमारा मकसद बहुत साफ है, जो भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करेगा एबीपी न्यूज उससे सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि एबीपी न्यूज सवाल पूछने से नहीं डरता। तो कोरोना का खतरा दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसे में घर से निकल रहे हैं तो सतर्क रहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन कोरोना लेकर घूम रहा है। मास्क लगाना बेहद जरूरी है और एबीपी न्यूज की मुहिम है कि टीका भी जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन जिंदगी के लिए है जरूरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।